एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सी टेट मास्टर में। आज का टॉपिक शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पे सी टेट की तैयारी स्टेप बाय स्टेप सी टेट के सिलेबस के अनुसार कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल सही। आइए आज शुरू करते हैं सी टेट 2014 में पूछे गए ईवीएस के प्रश्नों को। इसमें से पहला है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। देखिए, इसमें से सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमें क्या करना है कि सही कथन का जो है चुनाव करना है। और नीचे विकल्प है ए दूसरा और चौथा, बी है पहला और चौथा, सी है पहला तीसरा चौथा, डी है पहला और दूसरा। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन सा जो है कथन सही है। देखिए, पहला है कि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाथी जो है कीचड़ युक्त पानी में खेलना पसंद करते हैं। दूसरा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये बात है गलत। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हाथी 4 घंटे जो है आराम करते हैं। तीसरा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न 200 किलोग्राम होता है। ये बात है बिल्कुल सही। चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये बात भी है सही। तो यानी ऑप्शन हो गया पहला तीसरा चौथा सही। अब देखिए पहला तीसरा और चौथा किस में है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए राइट आंसर होगा सी, पहला तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, यहाँ पे भी राइट स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो पहला है कि इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जो है दिखाए जाते हैं, यानी इन्हीं के चित्र बनाए जाते हैं। तीसरा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। चौथा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। अब देखिए, यहाँ से पहले हम कर लेते हैं कि राइट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है कि इन चित्रों को बनाने में नीम, हल्दी, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये सही बात है। दूसरा है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये भी सही है। तीसरा है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पे पड़ा है। बिल्कुल सही बात है। और चौथा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। जी नहीं, मधुबनी कहाँ का है, बिहार का जो है एक ज़िला है। तो यानी यहाँ भी हो गया पहला दूसरा और तीसरा सही। अब देखिए विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर डी कि पहला दूसरा और तीसरा होगा सही। नेक्स्ट है छोटा सा प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कौन सा पक्षी हो सकता है? ऑप्शन है ए शकरखोरा, बी कलचीड़ी, सी कौवा, डी फख्ता। देखिए, पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे देखा जाए तो कौन बनाता है, कौवा घोंसला बनाता है। और इसकी घोंसले की पहचान ये होती है कि इसमें जो होता है लोहे के तार और जो है पेड़ की टहनियाँ होती हैं। इसका जो है घोंसला एक तरह से देखा जाए तो सख्त होता है, कड़ा होता है। नेक्स्ट आते हैं पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन है केरल, बी है जो है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। देखिए, पोचमपल्ली एक ज़िला है और वह जो ज़िला है वह है आंध्र प्रदेश का, जहाँ पे क्या होता है, पोचमपल्ली जो है साड़ी बुनी जाती है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक या जिसको कहते हैं मरुस्थलीय बलूत के बारे में सही कथन चुनिए। यहाँ भी राइट स्टेटमेंट चुनने की बात कर रहा है। पहला है
यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, जी नहीं, ये है गलत। तीसरा है कि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ पानी तक न पहुँच जाए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी अंदर तक जाती हैं कि जहाँ तक पानी इसको मिल जाता है। और इस पेड़ की ऊंचाई जो होता है क्लासरूम के बराबर, यानी देखा जाए तो 10 से 12 फीट ऊंची होती है, लेकिन इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना जो है एक तरह से देखा जाए तो ज़मीन के अंदर जाती है, यानी लगभग 300 फीट तक नीचे अंदर जा सकती हैं। चौथा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी बात है सही, यानी ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा है सही। अब देखिए पहला, तीसरा और चौथा है ऑप्शन नंबर बी में सही, तो ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे हैं। ऑप्शन है ए बैगनी और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफ़ेद, डी लाल और नारंगी। देखिए प्रश्न 2014 में पूछा है और 2019 में भी पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा कि रात्रिचर जो जानवर होते हैं हर चीज़ को क्या देखते हैं, काला और सफ़ेद में देखते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। नेक्स्ट है, मृत सागर क्या है? ए है ऐसी सागर जिसका पानी जहरीला होता है, बी है ऐसा सागर जो सभी महानगरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, डी है ऐसा सागर जिसमें जहाज़ चलाना खतरनाक होता है। देखिए इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से क्या है, ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर में देखा जाए तो 1 लीटर पानी में 300 ग्राम जो है नमक की मात्रा होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि योजना संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? देखिए ऑप्शन है इसका, ए है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, बी है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सी है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना, और डी है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। देखिए इसमें पूछा है राइट आंसर क्या होगा, तो अब देखिए पहला क्या है कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। देखिए हमें छोटे बच्चों के साथ व्याख्या तो करनी नहीं है, लेक्चर देना नहीं है, बात ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन गलत। बी हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। देखिए ये होगा बिल्कुल सही जो है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सी कि पाठ्य पुस्तक में से विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। देखिए व्याख्या हमें नहीं करनी है, ये जहाँ पे व्याख्या शब्द आए छोटे बच्चों के संदर्भ में ये हो जाएगा गड़बड़। नेक्स्ट है चौथा, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों का भोजन का प्रदर्शन कराना, ये भी हो जाएगा ऑप्शन गलत। हम किसी बाहरी एजेंसी को नहीं बुलाएंगे बल्कि बच्चों के अनुभव को ही शामिल करेंगे। इस चीज़ का जो राइट आंसर होगा वह होगा कि विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घर में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इससे बच्चे क्या है सूचना का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे भी, अंतःक्रिया भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। ये हो जाएगा राइट बी। नेक्स्ट है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? देखिए 4 क्रियाकलाप है यहाँ पे, चारों में पूछा है कि कौन अधिक प्रभावी होगा। देखते हैं, पहला है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाना। देखिए चार्ट तो बना लेंगे बच्चे, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ठीक है, जिसको भी मान लेते हैं।
सी है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और डी है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पे भाषण। देखिए बच्चों के साथ देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी भी गलत है और ए भी गलत है, बी भी गलत है। जो राइट आंसर है यहाँ पे एप्रोप्रिएट ज़्यादा है वह है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पे कार्य करने के लिए कहना। देखिए बच्चे समूह परियोजना करेंगे, ऊपर वाले भी आपने विकल्प में देखा कि यहाँ पे जो है समूह परियोजना की बात हो रही थी, यानी बच्चे जो है एक दूसरे से जो क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे सूचनाओं का। ये होगा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। इसमें समूह परियोजना में बच्चे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन, तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। अब इसमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए नीचे दी गई तकनीकी का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ दे सकता है। ए है 2 और 3, बी है 1 और 4, सी है 2 और 4, डी है 1 और 2। देखिए इसमें से जो है अब देखा जाए तो पहला है कि हस्त सिद्ध क्रियाकलाप का मूल्यांकन, ये हो जाएगा राइट, और जो है गृह कार्य मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तीसरा हो जाएगा परियोजना कार्य मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा, और चौथा हो जाएगा मौखिक परीक्षा, यानी पहला और चौथा हो जाएगा राइट। क्योंकि बाकी जो है गृह कार्य जो देंगे बच्चों को, परियोजना करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ए है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। देखिए ये भी सही है कि गृह कार्य हम जो देते हैं उसमें मेन रूप से होता है कि पुनरावृत्ति और बच्चे का क्या होता है, संबंधित अवधारणा का प्रबलीकरण होता है। लेकिन बाकी जो है ऑप्शन को भी हम देखते हैं। बी है मास्टरी लर्निंग। देखिए मास्टरी लर्निंग जो है छोटे बच्चों के संदर्भ में क्या है, बहुत ही, या बड़े बच्चों के संदर्भ में भी जो है ये जो है बहुत गलत है। मास्टरी लर्निंग बच्चों को नहीं कराना, हमें एक्सपर्ट नहीं बनाना है। सी है समय का सदुपयोग, और डी है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजनाएं। देखिए यहाँ पे जो है सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है डी, कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजनाएं। यदि बच्चों को हम विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां कुछ दें, बच्चों को गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ उनको चुनौतियाँ हो। जैसे मैथ का होता है, आपने देखा होगा कि कोई अवधारणा या कोई पाठ पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ प्रश्न दे देते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न होता है तो बच्चे जाके उसको घर पे करते हैं। तो मेन उसका वही है कि इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, माने जो गलत है। पहला देखिए ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। सही बात है, बच्चे क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे प्रदर्शन के समय, तो बच्चे जिज्ञासु होते ही प्रश्न पूछेंगे ही। बी है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। जी नहीं, यही होगा गलत। सी है बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना। देखिए भ्रमण पे जब बच्चे जाते हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि आप जो है बिना मुझसे सूचित किए कहीं भी आप नहीं जाएंगे। ये बच्चों को निर्देश दिया जाता है, बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि भ्रमण में जो है टीम को मैनेजमेंट करना जो है एक अच्छा अध्यापक की जो होता है जिम्मेदारी होती है। डी है कि अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को हम कहीं भ्रमण पे ले जाते हैं, हिमालय चिड़ियाघर ही ले जाते हैं, तो बच्चों को कहते हैं कि हम पेन और नोट पैड लेके चलिए, यात्रा में आपने जो जो चीज़ें देखा या जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, जो भी प्रश्न आपके मन में है उसको लिख लीजिए वहाँ पे। तो यानी यहाँ पे विकल्प हो जाएगा राइट आंसर जो है बी, क्योंकि है यहाँ पे निगेटिव कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बस समाप्त है। ये हो गए जो है 12 क्वेश्चन।